नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आपके बिहार बोर्ड में केमिस्ट्री सब्जेक्ट के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों, आप मेरा विश्वास कीजिए, यदि आप इन प्रश्नों को पढ़ लेते हो तो आपका जो 3 फरवरी को पेपर होगा केमिस्ट्री का, वो आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को केमिस्ट्री सब्जेक्ट के 28 मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा, जिसमें हमारे पास में पहला प्रश्न पूछा गया है, ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपर रूप है। दोस्तों, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, पहला ग्रेफाइट, दूसरा हीरा और तीसरा फुलरीन। दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि ग्रेफाइट की संरचना है वो क्या होती है। तो दोस्तों, ग्रेफाइट की जो स्ट्रक्चर है वो होती है हेक्सागोनल, यानी कि पहले का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका में कण के आयतन का अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो प्रश्न है वो सॉलिड स्टेट चैप्टर में से आया हुआ है, ठोस अवस्था चैप्टर में से आया हुआ है। और यदि आपको मैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका की संरचना बताऊं तो कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए, ये हमारे पास में क्या है, घन है। इस घन के अंदर हमारे पास में कितने कण आएंगे, जैसे कि 8 कण है, वो तो क्या आएंगे, कोनों पर आएंगे, जैसे कि मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। और दोस्तों, जो एक कण है वो आएगा बॉडी में बिल्कुल सेंटर में, इसे बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोशिका। दोस्तों, इस एकक कोशिका के अंदर जो कण का आयतन का अनुपात होता है वो होता है 0.68, यानी कि दोस्तों दूसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, वाष्प घनत्व का आपेक्षिक अवनमन किसके समानुपाती होता है। तो दोस्तों, ये जो तीसरा प्रश्न है वो विलियन चैप्टर में से आया हुआ है। इसमें आपको बताना है कि वाष्प घनत्व का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो किसके समानुपाती होता है। तो दोस्तों, वो गुल्ले के मोल प्रपात के समानुपाती होता है, यानी कि तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, 1 किलोग्राम जल में कितना द्रव्यमान इथेनॉल डाला जाए कि इथेनॉल का मोल प्रपात 0.25 हो जाएगा। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न है वो विलियन चैप्टर में से आया हुआ है। यदि आपको मैं जल का फॉर्मूला बताऊं तो वो होता है H2O, और यदि आपको मैं इथेनॉल का फॉर्मूला बताऊं तो वो होता है C2H5OH। तो दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर हमारे पास में जो इथेनॉल का मोल प्रपात होगा वो होगा 638.89 ग्राम। तो इस प्रकार से चौथे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति सही है, यानी कि दोस्तों आपको सही फॉर्मूला बताना है। तो दोस्तों, हमारे पास में सही फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T, यानी कि दोस्तों धारा जो होती है वो आवेश में परिवर्तन की दर होती है। इस प्रकार से पांचवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है, जंग लगने से बचने के लिए कौन सा धातु ऑक्साइड का उपजाऊ सतह बनाता है। तो दोस्तों, यदि आपको किसी लोहे को जंग से बचाना है तो आपको क्या करना होगा, एल्यूमिनियम का लेपन करना होगा, यानी कि छठे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसमें ए से बी बन रहा है, इसके लिए अर्ध जीवन काल किसके बराबर होता है। तो दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो रासायनिक बल गतिकी से आया हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स से आया हुआ है। तो दोस्तों, वो जो अर्धकाल होगा वो होगा 0.693/K के बराबर होगा, यानी कि सातवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है, उत्प्रेरक पदार्थ का क्या कार्य है। तो दोस्तों, उत्प्रेरक पदार्थ है वो किसी भी रिएक्शन के अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम कर देता है और उस रिएक्शन को आसानी से होने देता है। तो यानी कि आठवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्टिवेशन ऊर्जा को कम करता है। आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न पूछा गया है, कोलाइडी कण का व्यास किसके बीच होता है। तो दोस्तों, कोलाइडी कण है उसका व्यास है वो बहुत ही छोटा होता है, 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच में, यानी कि नौवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है, भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो भौतिक अधिशोषण होता है वो होता है एब्जॉर्बेंट और एग्जॉर्बेट के बीच कमजोर आकर्षण बल रहता है। 10वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है, एल्यूमिना के विद्युत विच्छेदन में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है। तो दोस्तों, एल्यूमिना के विद्युत विच्छेदन में हम क्रायोलाइट इसलिए मिलाते हैं क्योंकि एल्यूमिना के द्रव्यनांक को कम करना होता है, यानी कि दोस्तों 11वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन भारतीय साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जो भारतीय साल्टपीटर के नाम से जाना जाता है वो है हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस प्रकार से 12वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, जल के कड़ापन का क्या कारण है, यानी कि वाटर की जो हार्डनेस होती है उसका क्या कारण है, कौन सा आयन इसके लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों, 13वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। आगे चलते हैं, हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, अमोनिया किस रूप में कार्य करता है। यानी कि दोस्तों, ये जो हमारे पास में अमोनिया होता है, क्या ये उदासीन होता है, क्या ये अम्लीय होता है, क्या क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में 14वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये क्या है, लुईस भस्म है, लुईस बेस है। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, जब कॉपर पर तनु हाइड्रोजन नाइट्राइड की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है। यानी कि दोस्तों, आपको कॉपर की रिएक्शन करानी है हाइड्रोजन नाइट्राइड से, और दोस्तों जो हाइड्रोजन नाइट्राइड है वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। दोस्तों, जो गैस निकलेगी वो निकलेगी NO, यानी कि नाइट्रसल ऑक्साइड। तो दोस्तों, इस प्रकार से 15वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किसका क्वथनांक कम होता है। तो दोस्तों जो सबसे कम क्वथनांक होता है वो होता है हाइड्रोजन टेलियम का। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्वथनांक है वो बढ़ता है, इस प्रकार से क्वथनांक है वो सबसे ज्यादा इसका होगा। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, क्रोमियम का महत्तम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। यानी कि दोस्तों आपसे क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है। तो दोस्तों क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6, यानी कि आप +6 इलेक्ट्रॉन है वो निकाल सकते हो। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नांकित में हवा में आयतन के अनुसार किस अक्रिय गैस प्राप्त अधिक है। तो दोस्तों हवा के अंदर जो हमारे पास में सबसे ज्यादा अक्रिय गैस है वो है ऑर्गन, यानी कि 18वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है कि जो विटामिन B12 एक जटिल यौगिक है वो किससे बना होता है। तो दोस्तों जो विटामिन B12 है वो बना होता है कोबाल्ट +3 से। तो इस प्रकार से 19वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन डबल साल्ट है। देख सकते हैं आपको डबल साल्ट का उदाहरण बताना है। दोस्तों ये जो प्रश्न है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में से आया हुआ है। तो इस प्रकार से 20वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये क्या है, डबल साल्ट का उदाहरण है। आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, ब्यूट 1 इन 3 आयन में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या क्या होती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब क्या है, सिग्मा बंध है। उसी प्रकार से यदि डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, पाई बंध है। तो दोस्तों इस यौगिक के अंदर हमारे पास में सिग्मा बंधों की संख्या होगी वो होगी 7 और पाई बंधों की संख्या होगी वो होगी 3। तो इस प्रकार से 21वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच दूरी अधिकतम हो। तो दोस्तों वो हमारे पास में यौगिक है इथेन, यानी कि दोस्तों आपको इथेन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच दूरी है वो अधिक मिलेगी। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन स्थायी कार्बोकेटाइन है। तो दोस्तों जो हमारे पास में स्थायी कार्बोकेटाइन है वो है हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी, यानी कि R3C+। R3 का मतलब ये कि यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप है, यानी कि 3 एल्किल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, अल्कोहल के निर्जलीकरण का क्रम क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल्कोहल और एथेनॉल दोनों सेम ही बात है, दोनों के फॉर्मूले हैं वो सेम होते हैं, C2H5OH। दोस्तों बताना है कि अल्कोहल का जो निर्जलीकरण है उसका क्रम क्या होगा। तो दोस्तों वो हमारे पास में ये क्रम होगा, यानी कि 3 डिग्री है वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री। तो इस प्रकार से 24वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है, इनमें से किसमें एस्टर बंधन है। तो दोस्तों जो एस्टर बंधन है वो है टेरेलिन यौगिक में, यानी कि 25वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 26वां प्रश्न पूछा गया है, केवल आरएनए में इनमें से कौन सा बेस उपस्थित होता है। यानी कि दोस्तों जो आरएनए यौगिक है उसमें डीएनए के अलावा कौन सा एक बेस उपस्थित होता है। तो दोस्तों वो हमारे पास में होता है यूरेसिल, जो कि डीएनए यौगिक में नहीं होता। आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न पूछा गया है कि जो पेनिसिलिन है वो क्या है, क्या वो हार्मोन है या दर्द निवारक है या एंटीबायोटिक है या एनाल्जेसिक है। तो दोस्तों 27वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये क्या है, एनाल्जेसिक है। आगे हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। यानी कि दोस्तों आपको इस यौगिक को जलीय विलयन के साथ गर्म करना है तो आपको कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। दोस्तों आपको फिनोल प्राप्त होगा। यदि मैं आपको फिनोल की स्ट्रक्चर बताऊं तो कुछ इस प्रकार से फिनोल की स्ट्रक्चर होती है, यानी कि 28वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को आपकी जो बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा होने वाली है 3 फरवरी को केमिस्ट्री सब्जेक्ट की, दोस्तों उस सब्जेक्ट के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताए। और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मॉडल पेपर में से आपके काफी प्रश्न है आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करो और जल्दी से बताओ कि आपको इन 28 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आते थे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।